अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं नाउन लाइक एंड वर्ब लाइक फंक्शन ऑफ द इन्फिनिटिव। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी इसके अंदर डिटेल हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, एनालिसिस है। तो इसलिए इस टॉपिक को छोटे छोटे सब टॉपिक्स के अंदर मैंने डिवाइड कर दिया है डिफरेंट वीडियो क्लिप्स की शक्ल में। तो अभी ये इस तरह से हमारा ये पार्ट 1 चल रहा है। वैसे ओवरऑल ये पूरा टॉपिक जो है ये तमाम वीडियोस को इकट्ठा कंबाइन करके भी हमने एक वीडियो की शक्ल में कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी रख दिया है। वो आप लोग जानते हैं जो पहले से स्टडी कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर कि क्या हमारा तरीकाकार है कि हम एक टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं ताकि जो हमारे रैंडम लर्नर हैं, जो व्यूवर्स हैं, जिनको पूरा कोर्स नहीं करना या पूरे टॉपिक को नहीं समझना, तो उनकी टाइम सेविंग हो सके, वो अपना एग्जैक्ट जो चीज़ देखना चाह रहे हैं वो उनको मिले। और उसके बाद फिर हम पूरे टॉपिक को इकट्ठा कंबाइन करके जो है उसे भी कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर रख देते हैं ताकि अगर कोई पूरा टॉपिक समझना चाह रहा है तो उसे इधर उधर सर्च ना करनी पड़े, एक ही जगह पे उसको पूरा टॉपिक जो है वो अवेलेबल हो जाए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। एन इन्फिनिटिव keeps the character and function of a noun, in spite of that it is a verb in form। तो हमें ये पता ही है कि जो हमारा इन्फिनिटिव होता है ये हमारा वर्बियल नाउन है। तो इसमें ये इसलिए कि इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं नाउन के, लेकिन इसकी जो फॉर्म है वो वर्ब की तरह होती है। तो इसमें थोड़ा सा रिवाइज ही कर रहे हैं हम अपने पुराने कॉन्सेप्ट को। जैसा कि दो सेंटेंसेस आप देख सकते हैं, टू रिजॉल्व दिस इशू इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है शी मैनेज टू क्लाइंब द वॉल। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड हैं दोनों सेंटेंसेस में, जो पहला है टू रिजॉल्व, ये क्या बन रहा है, ये जो आपका वर्ब इज है इसका सब्जेक्ट बन रहा है। इसी तरह जो टू क्लाइंब है ये ऑब्जेक्ट बन रहा है आपका वर्ब मैनेज का। तो इट मे बी क्लियरली ऑब्जर्व दैट इन द सेंटेंसेस अबव इन्फिनिटिव functions as a noun being a subject or object of the verb। तो आपको पता है जो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है वो जो है आपका नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो डेफिनेटली क्योंकि ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ये जो आपका इन्फिनिटिव है ये यहाँ पे नाउन का रोल प्ले कर रहा है। However, an infinitive acts like a verb in several ways, such as infinitive cannot be preceded by an article और अ पोजेसिव। अच्छा, ये तो इसका नाउन का जो है रोल हो गया ना इन्फिनिटिव का, लेकिन उसमें अब वर्ब वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। वो क्या है? पहली बात तो ये है कि इससे पहले आर्टिकल नहीं आ सकता, तो ये वर्ब की खसूसियत है कि वर्ब से पहले आप आर्टिकल नहीं यूज़ कर सकते। दूसरी बात यह है कि इससे पहले पोजेसिव भी नहीं आता, पोजेसिव फॉर्म भी नहीं है जैसा कि नॉर्मली नाउन्स या प्रोनाउंस की होती है। तो मोर ओवर एन इन्फिनिटिव कैन बी मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब और एडवर्बियल फॉर्म्स एग्जैक्टली सिमिलर टू एनी अदर वर्ब। तो जो आपका एडवर्ब है या एडवर्बियल फॉर्म जो होती हैं ये मॉडिफाई किसको करती हैं? वर्ब को, एडजेक्टिव को, या एक अदर कोई और आपका एडवर्ब उसे। तो अब चूंकि जो आपका एडवर्ब है वो किसी नाउन को तो मॉडिफाई नहीं कर सकता, लेकिन ये जो आपका इन्फिनिटिव है ये मॉडिफाई हो जाता है एडवर्ब से या एडवर्बियल फॉर्म से। तो इट मीन्स कि ये वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखता है। In addition to its uses, as mentioned in the previous videos, the links for which are shared in the description below। जी, इससे पहले हमने इन्फिनिटिव जो है उसको उसका इंट्रोडक्शन समझा है, उसके टाइप्स को समझा है, उसके यूजेस को समझा है बड़ी डिटेल के अंदर। तो ये उसकी सेकंड आप कह लें कैटेगरी है, सेकंड इसका पार्ट है इन्फिनिटिव का। ओवरऑल जो नई हमने सीरीज शुरू की है ये वाली, ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे। तो जो हमने यूजेस पीछे पढ़े हैं, अगर तो आपने नहीं पढ़े तो उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो उनके अलावा कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं इन्फिनिटिव के अंदर जो हमने पीछे जो है उनको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, तो अभी हम पहले उनको देखेंगे। इन एडिशन टू इट्स यूजेस एन इन्फिनिटिव मे हैव सर्टेन स्पेशल फीचर्स एज फॉरवर्ड। जी, कौन कौन सी फीचर्स यानी सबसे पहले एन इन्फिनिटिव मे हैव ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन। अभी हमने ऊपर यहाँ देखा है कि जो इन्फिनिटिव है ये सेंटेंस के अंदर किसी वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर रोल प्ले करता है, तो लिहाजा ये क्या है? ये नाउन है और इसके अंदर वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। अब यहाँ पे जो अजाफी फीचर्स इसकी ये आ रही हैं कि जो आपका इन्फिनिटिव है इसका अपना ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कैसे? आई लाइक टू गिव यू अ बंच ऑफ फ्लावर। अब टू गिव आपका इन्फिनिटिव है और बंच ऑफ फ्लावर जो है बेसिकली टू गिव का जो है ये बन रहा है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आलिया इज ट्राइंग टू लर्न कुकिंग। टू लर्न क्या है? इन्फिनिटिव, और कुकिंग जो है इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट है जी एन इन्फिनिटिव में आल्सो हैव अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स ओन। जो आपका इन्फिनिटिव है उसका अपना कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, जैसे कि आर्या वांट्स टू बी अ कुक।
ठीक है। अब टू बी आपका इन्फिनेटिव है और अ कुक जो है ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह जिशान वांट्स टू बी एन इंजीनियर, तो यहाँ पे भी आपका जो टू बी इन्फिनेटिव है, एन इंजीनियर जो है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट है एन इन्फिनेटिव में हैव अ सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन, तो जो आपका इन्फिनेटिव है उसका अपना सब्जेक्ट भी हो सकता है। यानी ऊपर हमने देखा है कि जो हमारा इन्फिनेटिव है ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इसके तौर पे रोल प्ले कर सकता है, लेकिन इसका अपना सब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसा कि इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू प्ले द मैच, अब टू प्ले यहाँ पे सेंटेंस के अंदर क्या है, ये आपका इन्फिनेटिव है और मी जो है ये इसका सब्जेक्ट बन रहा है। तो इसमें अब ये जो हमारा तीसरा स्पेशल फीचर है कि जो इन्फिनेटिव का अपना सब्जेक्ट भी हो सकता है, तो उसमें थोड़ी समझने वाली चीज़ें उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। It must be kept in mind that the subject of infinitive is often preceded by for as shown in the above sentence. जो आपका infinitive है उसका जो सब्जेक्ट होता है अक्सर ही उससे पहले for होता है। जैसे यहाँ पे ये me इसका सब्जेक्ट है, me to play the match, तो me से पहले for आ रहा है। Moreover, also remember that the subject of an infinitive may be expressed or implied in a sentence। हाँ जी, जो आपका सब्जेक्ट होता है इन्फिनेटिव का वो ज़रूरी नहीं है कि एक्सप्रेस ही हो, इम्प्लाइड भी हो सकता है। यानी वो दिखने में नज़र नहीं आ रहा लेकिन वो आपको समझ में आ रहा है कि इसका इन्फिनेटिव है। नॉर्मली जब जनरल सेंस के अंदर बात की जा रही होती है तो जो सब्जेक्ट है वो आपका एक्सप्रेस नहीं हो रहा होता, ठीक है, वो हमने पीछे पढ़ा हुआ है डिटेल में, आप जानते हैं। द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस विद एन इन्फिनेटिव इज गिवन एज अंडर। तो अब जो हम इन्फिनेटिव की मदद से एक सेंटेंस बनाते हैं उसका जो प्रोसीजर है इसको जरा हम समझना चाहेंगे। देखिए जी, हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, कंसीडर दीज टू सेंटेंसेस, इट इज इम्पॉसिबल, और दूसरा सेंटेंस हमारा आई कैन नॉट प्ले द मैच। इट इज इम्पॉसिबल ये नामुमकिन है, आई कैन नॉट प्ले द मैच मैं मैच नहीं खेल सकता। अब ये दो सेंटेंसेस हैं ए एंड बी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन अ सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू एन इन्फिनेटिव फ्रेज, यानी जब आप किसी सेंटेंस को किसी इन्फिनेटिव फ्रेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि ऐसा फ्रेज जिसके अंदर इन्फिनेटिव भी हो उसको इन्फिनेटिव फ्रेज कहेंगे। द ऑक्सिलरीज प्रेजेंट इन इट मस्ट बी ड्रॉप। हाँ जी, जो भी सेंटेंस है जिसको आप इन्फिनेटिव फ्रेज के अंदर कन्वर्ट करें उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरीज जो हैं उनको आपने रिमूव कर देना, उनको खत्म कर देना। जैसा कि अभी आपके पास यहाँ पे प्ले है वर्ब, तो प्ले के साथ जो ऑक्सिलरीज हो सकती हैं, ऑक्सिलरी आर हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड बिफोर प्ले। मिसाल के तौर पर आप बता रहे हैं, जैसे अब प्ले है आई शैल प्ले द मैच, या आई शैल नॉट प्ले द मैच, या आई कैन नॉट प्ले द मैच। तो ये कैन नॉट शैल ये सारी क्या है, ये ऑक्सिलरीज हैं। तो जब आपने ये जो आपका वर्ब प्ले है इसको इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करके इस सेंटेंस को आपने इन्फिनेटिव फ्रेज में कन्वर्ट करना है, तो आपने इसके साथ ऑक्सिलरीज को रिमूव करना है, यानी कैन नॉट जो है निकल जाएगा। तो ये जो आपका सेंटेंस है आई कैन नॉट प्ले द मैच, तो ये अब आपका इन्फिनेटिव फ्रेज में किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर मी टू प्ले द मैच। अच्छा, ये टू प्ले द मैच तो आपको क्लियर हो गया ना कि प्ले से पहले हमने टू लगा दिया तो टू प्ले दी मैच बन गया, यानी प्ले दी मैच से टू प्ले दी मैच बन गया। कैन नॉट जो है हमने डिस्कस कर लिया कि हमने इसको रिमूव कर देना, ऑक्सिलरी खत्म कर देनी। अब मसला जो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है समझने, वो ये है कि फॉर मी, ये फॉर मी कहाँ से आ गया और आई कहाँ चला गया। फिर समझे रूल क्या है जी, हमने जब इस सेंटेंस को इन्फिनेटिव फ्रेज में कन्वर्ट करना है तो हमने ऑक्सिलरीज को रिमूव कर देना है, कैन नॉट निकल गया। अब आई प्ले द मैच रह गया, प्ले से पहले टू लगा दिया, टू प्ले दी मैच, लेकिन ये इतना समझे आप, टू प्ले दी मैच बन गया। अब आई की जगह फॉर मी आ गया, ये कैसे आया इसको भी हम समझ लेते हैं। इट मे बी सीन अबाउट दैट द सेंटेंस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ फ्रेज विद द यूज ऑफ फॉर टू, यानी अब फ्रेज कैसे बनाया कि यहाँ पे प्ले से पहले टू आ गया और टू से पहले यहाँ पे फॉर आ गया, अब बीच में मी है, वो मी आपको बताता हूँ कि मी कैसे है। यानी आप इसी तरह कर लें कि आई की जगह मी आ गया, वो बताते हैं कैसे आ गया। यानी ये जो आपका सेंटेंस है इसको आपने इन्फिनेटिव फ्रेज कैसे बनाया कि प्ले से पहले टू आ गया और आई से पहले क्या आ गया, फॉर, कैन नॉट निकल गया, तो फॉर आई टू प्ले दी मैच की जगह हमने क्या कर दिया, फॉर मी टू प्ले दी मैच कर लिया। फिर समझे इसको कि कैन नॉट तो निकल गया ना, इसको तो आप खत्म करें कहानी। प्ले से पहले टू और आई से पहले क्या आ गया, फॉर आई टू प्ले द मैच, लेकिन आई को हमने मी में कैसे कन्वर्ट किया ये जरा सीख लेते हैं जी। मोरओवर, बिकॉज आई इज गवर्न्ड बाय द प्रेपोजिशन फॉर, it has become me as it's a rule when a pronoun is governed by a preposition it is always presented in the accusative or objective form। तो very simple,
अब फॉर आई टू प्ले द मैच है और आपको पता है कि अब फॉर आई आ गया तो आई को गवर्न क्या चीज़ कर रही है, प्रीपोजिशन फॉर। तो ये रूल है कि जब भी किसी प्रोनाउन को प्रीपोजिशन जो है वो गवर्न करता है तो फिर हमने इसको ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव फॉर्म के अंदर लिखना होता है। तो आई की जो है एक्यूसेटिव फॉर्म क्या होती है, मी। तो फॉर आई टू प्ले द मैच, इसके बजाय हम क्या लिखेंगे, फॉर मी टू प्ले द मैच। तो अल्टीमेटली फॉर मी टू प्ले द मैच रिप्लेसेस इट। अब यहाँ पे जो इट है, बेसिकली हमने सेंटेंस बनाना है, इट इज इम्पॉसिबल आई कैन नॉट प्ले द मैच। दो सेंटेंसेस है, हमने कैसा सेंटेंस बनाना जो इस पूरे दोनों सेंटेंसेस के मफहूम को, मैसेज को कन्वे करे या रिटेन करे। तो अब ये जो हमने बनाया है आई कैन नॉट प्ले दी मैच, ये जो हमारा सेंटेंस है इसको हमने इन्फिनिटिव फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया, फॉर मी टू प्ले द मैच। अब फॉर मी टू प्ले द मैच ये किसे रिप्लेस करेगा, इट को। इट की जगह पे क्या आ जाएगा, फॉर मी टू प्ले द मैच इज इम्पॉसिबल। तो अल्टीमेटली फॉर मी टू प्ले द मैच रिप्लेसेस इट एंड द सेंटेंस फाइनली टेक्स द फॉर्म एज फॉर मी टू प्ले द मैच इज इम्पॉसिबल। तो ये यहाँ पे आप जो है आपको पता लग रहा है कि ये सेंटेंस आपका कंप्लीट है और ये आपका जो है वो मैसेज भी जो है वो पूरे को पूरा कंप्लीट कन्वे हो रहा है जो दोनों सेंटेंसेस से होता है। अब यहाँ पे इसमें एक और चीज़ है, however if we want to retain the anticipated it in the sentence the phrase for me to play the match is placed at the end। हाँ जी, अगर आप चाह रहे हैं कि आपने it को भी इसमें यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे it is impossible है, इस तरह की फॉर्म बनानी है, it को आप पहले लाना चाह रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, फॉर मी टू प्ले द मैच जो है जी इसको आपने आखिर में ले जाना है। तो आपका बेहतरीन खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म का सेंटेंस बन जाएगा जी। जैसे इट इज़ इम्पॉसिबल, यानी हमने अब क्या किया, फॉर मी टू प्ले द मैच, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, फॉर मी टू प्ले द मैच इज़ इम्पॉसिबल, यानी इट को हमने रिप्लेस कर दिया था इन्फिनिटिव फ्रेज के साथ, लेकिन हम कहते हैं कि यार आपने इस स्ट्रक्चर को रिटेन करना है। फिर आप क्या करेंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू प्ले द मैच, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू प्ले दी मैच। तो मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम इन्फिनेटिव को यूज़ करते हुए जो है अपने दो सेंटेंसेस को मिला के एक सेंटेंस बनाते हैं। इससे मैसेज में क्लैरिटी भी ज़्यादा आती है, एक कंसाइजनेस भी आती है, खूबसूरती भी आती है, मैच्योरिटी भी आती है। तो ये चीज़ें जो हैं, अच्छा एक और बात है, जो लोग इंग्लिश को यूज़ कर रहे हैं, यानी जिनको इंग्लिश आती है लेकिन ग्रामर का इतना नहीं पता, उनके लिए चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। नॉर्मली हम ये सेंटेंसेस लिखते रहते हैं, इस तरह के यूज़ करते रहते हैं, लेकिन उसकी हमें ये वाली चीज़ें जो है ना, ये उनकी मैकेनिक्स का हमें नहीं पता होता है कि ये बनते कैसे और क्या है। तो इससे बेसिकली जब ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो और ज़्यादा जो है क्लैरिटी आपकी जो सोच में आ जाती है, कंक्रीट थिंकिंग आपकी जो है वो डेवलप हो जाती है।